शुभ संध्या मित्रों। कलमकारी के मंच पर मैं एक बार फिर आपके साथ उपस्थित हूँ। नमस्कार दोस्त, आना शुरू हो तो हम अपनी बात करते हैं। स्वागत है दोस्तों का, शुभ संध्या। आज हम एक्चुअली क्या हुआ कि उस दिन ऐतिहासिक उपन्यासों में मैंने शायद क्लास ले ली थी उपन्यास की, तो मनीष धारीवाल जी को लगा कि मैं एक अच्छी टीचर हो सकती हूँ, तो उन्होंने मुझे ये उपन्यास की वर्कशॉप पकड़ा दी है। तो कलमकारी के मंच पर आपका स्वागत है। मगर सबसे पहले आपको मैं एक बात बता दूं कि मैं इस वर्कशॉप नुमा लाइव में आपको उपन्यास लिखना सिखाने नहीं जा रही हूँ। और मुझे भीतर गहरे कहीं लगता है कि लिखना कोई किसी को सिखा नहीं सकता है। और एना फ्रैंक की डायरी इसका सबसे बड़ा सबूत है कि एक 14 साल की निर्वासित यहूदी बच्ची क्या प्रोज लिखती है। क्या उसको किसी ने बैठ के उपन्यास लिखना सिखाया होगा, या आत्मकथात्मक क्या भाषा लिखती है। तो मुझे लगता है कि जो आपकी परिस्थितियां होती है वो भी आपके लिए एक टीचर का काम करती है। और आप कुछ जब बहुत अनूठा महसूस करते हो तो आपको लगता है कि इसको लिखा जाए। एना फ्रैंक की जीवन की जिजीविषा और एना फ्रैंक का दुखद अंत तो हम सबको मतलब एक भयानक समय का दर्शन कराता है। लेकिन आज हम सोचें तो हम सब भी तो एना फ्रैंक की हालत में ही हैं, अपने अपने घरों में दुब के बैठे हैं। मिसाइल्स और बॉम्ब्स ना सही, माइक्रोस्कोप के बिना नहीं दिखने वाले वायरस के आतंक से ग्रस्त हम सब अपने नीचे तहखानों में दुब के बैठे हैं। इसे तहखाना ही कह लीजिए। ऐसे में शब्द एक बहुत बड़ा सहारा है। सच कह रही हूँ ना मैं कि ऐसे में शब्द बहुत बड़ा सहारा है। एना फ्रैंक के लिए भी था और हम सब के लिए भी था। एना फ्रैंक के पास अपनी एक लाइब्रेरी थी, क्योंकि उन दिनों यहूदी परिवारों में आप देखते हैं कि किताबें पढ़ने का बड़ा चलन था। तो मैं देखती हूँ बहुत सारे मित्र आ गए। प्रज्ञा पांडे हैं, राकेश जी, अनग, ममता सिंह, प्रेम कुमार शाह और बहुत सारे लोग हैं। तो मैं ये कहूँगी कि अपने इस तहखानों में छुपे रहने के इन दिनों में एना फ्रैंक के लिए भी शब्द बहुत बड़ा सहारा थे और हमारे लिए भी बहुत बड़ा सहारा है। चाहे वो किसी के लिखे शब्द हम पढ़ें या खुद लिखें या किसी और माध्यम से हम उन शब्दों को ग्रहण करें। तो मैं यहाँ उपन्यास की क्लास नहीं लेने जा रही हूँ। नमस्कार राहुल सिंह जी, नीलिमा, शब्द सच में बहुत बड़ा सहारा है। तो मैं उपन्यास की क्लास नहीं लेने जा रही हूँ, नहीं ऐसा कोई गुमान है मुझे कि मैं इस विधा में पारंगत हूँ। फिर भी मैं एक बात जरूर कहूँगी कि मैं एक पारंगत पाठक हूँ, एक विकट पाठक हूँ। और इस पाठक होने ने मुझे एकलव्य बना दिया था। और मैंने अंगूठा तो नहीं दिया किसी गुरु को, लेकिन बहुत सारे क्लासिक्स पढ़े, बहुत सारे ऐसे उपन्यास पढ़े वैश्विक और अपने हिंदी के। तो मैं जानती हूँ कि एक पाठक उपन्यास में क्या देखता है। संगीता सेठी है हमारे साथ, खुद भी लेखिका है और राजस्थान की सरजमी पे अच्छा लिखती हैं। अजीत सिंह जी नमस्कार। और तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक पाठक उपन्यास में क्या देखना चाहता है। तो आज आप मुझे एक पाठक की भूमिका में और थोड़े से लेखक की भूमिका में देखेंगे, क्योंकि गलती से 5 उपन्यास मैंने भी लिखे हैं और वो उपन्यास उन उपन्यासों का स्वागत हुआ। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम उपन्यास क्यों पढ़ते हैं। हम उपन्यास क्यों पढ़ते हैं? नए स्थानों को जानने की जिज्ञासा, प्रेम की अनुभूतियों को एक अलग एंगल से देखने की जिज्ञासा, भय, रोमांच, मनोरंजन तो है ही, मगर एक नए संसार, नए सपनीले मनोजगत में डूबने के लिए। तो फिक्शन हमारे सेंसेस के साथ, हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं उनके साथ खेलते हैं, उनको और जागृत करते हैं।
और नए मनोजगत में तो ले ही जाते हैं। तो उपन्यास क्या है क्या नहीं, इसको लेकर बहुत बहस हो सकती है, लेकिन उसमें लेखक का कोई संपूर्ण जीवन दर्शन तो नहीं, मगर हाँ, जीवन के संबंध में विचार जरूर प्रकट होते हैं। और हम क्यों लिखते हैं, सच पूछिए तो हम क्यों लिखते हैं? हम उसी जीनोटाइप के चलते लिखते हैं जिसके चलते हमारे पूर्वज पेड़ के नीचे इकट्ठे होकर कथा कहते थे। बस वही जीनोटाइप कि कुछ अनूठा जाना, कोई विचित्र घटना घटी तो हमने सोचा कि चलो किसी को सुनाया जाए। तो वही कहन की जो परंपरा है, कम से कम हम भारतीयों में, मुझे लगता है और भी सभ्यताओं में कहानी कहने की परंपरा रही होगी। गलती से या रुचि से, राकेश जी पूछ रहे हैं। जी जी, रुचि से ही हम क्यों लिखते हैं, उसी के चलते जो कहन हमारी परंपराओं का हिस्सा रहा है वो हमारे जीनोटाइप में है। तो अनोखे पात्र जो हमारे अंतस में कुलबुलाते हैं उनको सामने लाने के लिए, क्योंकि कहना, अपने अनुभव बांटना एक मानव होने का एक जरूरी हिस्सा है। कहना हमारे जीनोटाइप में, हमारे जीन्स में, हमारी कोशिका में है, और उसमें गल्प यानी गप घुसाना हमारी चतुर कलाकारी है। तो असल में जो हम उपन्यास लिखते हैं, लक्ष्मी शर्मा कह रही कितनी मुश्किल से वीडियो दिखा, सॉरी बस अभी शुरू ही किया है। तो मैं ये कहती हूँ कि हम कहते हैं तो वो तो जीनोटाइप में है हमारे, लेकिन जब उसमें गल्प और गप घुसाते हैं तो वो होती है असली चतुर कलाकारी, वही होता है उपन्यास लिखना और कहना। अगर हम में लेखन का वायरस है तो चेत जाइए, बिल्कुल चेत जाइए। हमें वह भी दिखेगा जो है, और वह भी दिखेगा जो नहीं है, और वह भी दिखेगा जो नेपथ्य में है। जी हाँ, यही अतिरिक्त ऑब्जर्वेशन, अपने अनुभव से कहूँ तो इसी ऑब्जर्वेशन के तहत मैं एक अपना अनुभव सुनाना चाहूंगी। जब मैं सिजोफ्रेनिया उपन्यास पर, स्वप्नपाश उपन्यास पर सिजोफ्रेनिया पर केस की पढ़ रही थी, तो मुझे एक हैरानी हुई। मेरा एक ऑब्जर्वेशन उसमें रहा कि महान तो महान, मगर जो नामालूम से मरीज थे या किसी असाइलम में बंद मरीज थे या छोटे छोटे बच्चे थे, तो जो सिजोफ्रेनिया में उनको अनरियल दिखता था, अवास्तविक चीजें जो दिखती थी उसके वो चित्र बनाते थे, या तो जमीन पे बनाते थे या दीवारों पे बनाते थे। तो मुझे लगता है कि सिजोफ्रेनिया में आप उस अनरियल को व्यक्त करते हैं। और कई बच्चे ऐसे मैंने देखे सिजोफ्रेनिया में जो अपनी माँ को बना के दिखाते थे कि ये हमें दिखता है, जो उनको अनरियल दिखता है उसको वो बना के दिखाते थे। तो मैंने तलाश की क्या कोई महान कलाकार भी हैं जो सिजोफ्रेनिक रहे इसलिए चित्रकार बने हो। तो मुझे हैरत हुई, साल्वाडोर डाली और वॉन गॉग दोनों में कुछ अंश सिजोफ्रेनिया और कुछ अंश बाइपोलर डिसऑर्डर का था। और इसीलिए मैंने अपनी नायिका गुलनाज को पेंटर बनाया, क्योंकि कुछ लोग जानना चाहते थे स्वप्नपाश के बारे में, मेरी लेखन प्रक्रिया के बारे में, वरना इसलिए बीच बीच में मैं अपने उपन्यास पे बात करती जाऊंगी और भी उपन्यासों में हम अंत में भी बात करेंगे। तो मैं जो कहती हूँ कि ऑब्जर्वेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि हम किसी भी उपन्यास के आरंभ में या जब बीज पड़ता है हमारे भीतर, तो वो सबसे बड़ा ऑब्जर्वेशन का ही सबसे पहला जो देखना है हमारा, जो हमने देखा और ग्रहण किया। और मुझे बाद में पता चला कि ये जो चित्रकला है वो साइकोपैथोलॉजिकल एक्सप्रेशन कहलाती है, चित्र आकृतियां बनाना। और वैसे भी मुझे तो पेंटिंग का संसार बहुत आकर्षित करता है। नमस्कार अंकिता, कनुप्रिया, मुझे पेंटिंग का संसार बहुत आकर्षित करता है और मनोजगत के भीतरी फैलाव के लिए जिज्ञासा तो भीषण है। इसीलिए इलाचंद्र जोशी जी और जैनेन्द्र दोनों मेरे प्रिय लेखक हैं। इलाचंद्र जोशी जी का उपन्यास आप में से पता नहीं कितने लोगों ने पढ़ा होगा, जहाज का पंछी, जो कि एक सुशिक्षित किंतु महत्वाकांक्षी और बौद्धिक चेतना से आक्रांत युवक की कहानी है, जो कलकत्ता जैसे बड़े शहर में भटकता है और अपने मानसिक संघर्षों की महीन कथा कहता जाता है, और जिसे अगर आज हम देखें तो युवा पीढ़ी उसी सबसे गुजर रही है। तुलिका हाय,
उसके बाद अगर हम आए जैनेंद्र के त्याग पत्र पर, आप सब जानते हैं कि जज प्रमोद के जरिए तो भी जो मनोवैज्ञानिक अप्रोच है उपन्यास के अंदर, वो उस उपन्यास को समय के साथ मरने या उसको भुलाने नहीं देती है, क्योंकि मनोविज्ञान मनुष्य का बदलता नहीं है। तो जब भी वो किताब पढ़ेगा आगे आने वाले समय में भी, तो वो मनोविज्ञान से जुड़ पाएगा। आई होप फिर से शुरू हो गया है, फिर से शुरू हो गया। नेट की दिक्कत है, लेकिन अभी दिखाई दे रहा है। हेलो हेलो, अभी किसको दिख रहा है? अभी नेट ठीक है? नेट ठीक है क्या? हाँ, तो हम बात कर रहे थे डे टू डे ऑब्जर्वेशंस की और उपन्यास की। हम अक्सर बस की पिछली सीट में बैठकर आगे बैठे वालों की, लोगों की बातचीत कान में चली जाती है। तो मुझे लगता है कि एक लेखक उस सबसे बच नहीं पाता और वो ओवर हियर करता है। हम सब लेखक हैं और पाठक भी हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, बस की पिछली सीट पर बैठकर आगे बैठे दो लोगों की बातचीत सुनना, सब्जी वालियों का लहजा पकड़ना और बहुत दूर बैठकर दो लोगों के बीच घट रहे प्रेम को ताड़ लेना, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें हैं जो ऑब्जर्वेशन में आती है और जिसको हम अपनी कहानियों में शामिल करते हैं। ठीक उसी तरह से उपन्यास में ऑब्जर्वेशन एक टूल की तरह आता है, जहां तक मेरा ख्याल है एक बहुत बड़े टूल की तरह आता है। मसलन एक पूरे समाज का किसी वैश्विक घटना के प्रति व्यवहार, जैसे कि आज हम कोरोना के संदर्भ में पढ़ें तो जो हम भारतीयों की प्रतिक्रियाएं हैं वो सब एक ऑब्जर्वेशन है जिसे हम सब मिलकर देख रहे हैं। तो हो सकता है आगे कोई कोरोना पे उपन्यास लिखे तो इस सारी ऑब्जर्वेशन को देखे और एक पूरे समाज के व्यवहार को अपने उपन्यास में व्यक्त करे। और ऑब्जर्वेशन के तहत एक पूरे समाज का व्यवहार तो आता ही है, लेकिन एक मनुष्य के भीतर का प्रति संसार भी आता है उस ऑब्जर्वेशन के तहत, और उपन्यास में वो एक टूल, बड़े टूल की तरह आता है ऑब्जर्वेशन। उपन्यास लिखने के लिए मोटिवेशन एक ये योगेश शर्मा जी, आप बार बार यौन कुंठा पे आके अटक गए हैं, तो मुझे लगता है इस पे हम फिर कभी बात करेंगे। आज हमारा विषय कुछ और है। उपन्यास लिखने के लिए मोटिवेशन की मात्रा कितनी है, तो हम ये जानना चाहते हैं कि कौन सा पात्र, कौन सी घटना आपके अंदर इतना कुलबुला रही है कि आप गाहे बगाहे उसके बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसा है जो कागज पर न उतरा तो आपको सफोकेशन होने लगेगा। क्या आपकी नींद से पात्र खेलने लग जाते हैं बीच रात में? और मेरा अनुभव है कि मेरा अपना अनुभव मैं देखूं तो कई बार ये हुआ है कि मैंने आधी रात को उठकर किसी उपन्यास का पहला दृश्य लिख दिया, पानी पिया और वापस सो गई। और जहां तक मल्लिका का मुझे याद है कि पहला दृश्य ऐसे ही मैंने रात को उठ के बेचैनी में लिखा और सो गई, और ठीक 1 साल बाद दोबारा पेन उठाया था मल्लिका के ऊपर। तो मुझे लगता है, और उस रात मैंने सोचा था कि अब मल्लिका की जिम्मेदारी है कि मेरा हाथ पकड़ के लिखवा ले या छोड़ दे। इसलिए उपन्यासों के साथ जब आप कंसीव करते हैं तो जोर जबरदस्ती नहीं करें, क्योंकि हर उपन्यास से एक गर्भस्थ शिशु की तरह जानता है कि वो कब बाहर निकलेगा आपके अवचेतन से। कौशलेंद्र जी, हम सवालों पर बाद में बात करेंगे। नहीं, कोई भी उपन्यास, मेरे आप जो सवाल पूछ रहे हैं तो मैं इसका जवाब दूंगी। कोई भी उपन्यास समाधान नहीं देता। जो उपन्यास समाधान देता है उसे कूड़े में फेंक देना चाहिए। उपन्यास आपको दृष्टि देते हैं, समाधान नहीं देते। तो मुझे लगता है कि उपन्यासों को उपन्यासों की तरह देखना चाहिए और उनको एक दृष्टि की तरह पढ़ना चाहिए कि जो आपके अंदर के कुछ दरवाजे खोले और आपको सही रोशनी और हवा आने दे कि आपके दिमाग की खिड़कियां खुले कि सिजोफ्रेनिया क्या हो सकता है। तो हम यहाँ मोटिवेशन पे बात कर रहे थे कि दूसरा मोटिवेशन जो मैंने महसूस किया
कि हमें हमेशा उस विषय पे लिखना चाहिए जिस विषय से हम अवगत नहीं है, क्योंकि हम किसी विषय से बहुत ज्यादा अवगत होंगे तो उसके ऊपर हम अपने आप को थोपने लगेंगे, हम अपनी जो ज्ञान है और उसके ऊपर पूरा उपन्यास पे थोप देंगे। तो हमेशा आपको उस विषय को चुनना चाहिए जो विषय आपको हॉन्ट कर रहा हो, कि जिस विषय पे आप जानते नहीं है और उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसको लेके भीषण जिज्ञासा है। तो ऐसे में आप उपन्यास में गहरे उतरेंगे और शोध करेंगे और फिर उसको आप एक सीखते हुए इंसान की तरह लिखेंगे, तो एक उसके अंदर एक खुलापन आएगा। लेकिन अगर आप जानते होंगे तो बहुत सारी बातें आप संकेत में बोल देंगे। आई होप आप मेरी बातों से सहमत हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि बहुत जाने हुए विषय पर लिखने की जगह हमेशा नए और नितांत नए विषय को चुनौती की तरह लेना चाहिए। और शोधपरक उपन्यासों की बात मैं करूं तो मुझे संजीव जी का सूत्रधार उपन्यास याद आता है, जो उन्होंने भिखारी ठाकुर की परंपरा की खोज पे लिखा था। और उन्होंने इतनी यात्राएं की थी, उन्होंने अपने अनुभव हमसे शेयर किए थे कि कैसे नाव में वो भीगते जा रहे हैं और लोगों को ढूंढ रहे हैं जो भिखारी ठाकुर की परिवार के लोग बचे हुए हैं। तो जो एक शोध होता है वो आपको जीवन में बहुत सारे अनुभव भी देता है और साथ ही आपको आपकी जो ज्ञान पिपासा है उसको भी शांत करता है। ऐसे में आप जब उपन्यास लिखते हैं नए और चुनौती भरे विषय पे, तो आप खुद भी उस यात्रा में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि हमेशा हमें उस विषय को चुनना चाहिए जिस विषय को लेके हमारी जिज्ञासा है और हम उसके मास्टर नहीं हैं। शिगाफ भी उपन्यास मैंने ऐसे ही लिखा था कि कश्मीर के बारे में, कश्मीर समस्या को मैं गहरे से जानना चाहती थी, सिजोफ्रेनिया को मैं जानना चाहती थी। तो लिखने का सुख उसी विषय में है जिस विषय को आप नहीं जानते और जिस विषय में आप धीरे धीरे उतरते हैं। जिस विषय में आप पहले से पारंगत है उस विषय पे आप लिखेंगे तो आपके अंदर एक दम्भ होगा, वो विनम्रता जो एक उपन्यासकार में चाहिए वो नहीं होगी। और मैंने देखा कि मेरे हर उपन्यास के बीज पिछले उपन्यास में होते हैं। अभी लोग पूछ रहे थे, तो लक्ष्मी शर्मा जी बोल रही हैं पात्र के अवगुंठन शोध से ही खुलते हैं। बिल्कुल, आपकी भक्तड़े मैंने देखा कि धीरे धीरे कैसे अपनी पराकाष्ठा की बात होती है। मेरे हर उपन्यास में पिछले उपन्यास के बीज होते हैं। जैसे शिगाफ में सिजोफ्रेनिया शब्द आया था जिसका अर्थ केवल मुझे मानसिक बीमारी पता था। उसके बाद जब स्वप्नपाश लिखा तो चित्रकला के इतिहास में खोई आर्टेमिजिया मिली, तो आर्टेमिजिया ने इशारा किया कि तुम्हारे भी इतिहास में, हिंदी साहित्य के इतिहास में एक खोई हुई नायिका है मल्लिका। और इसी तरह शालभंजिका में पंचकन्याओं का जिक्र था। नीलिमा शर्मा कह रही है उपन्यास लिखना आज मैगी पकाने जैसा हो गया है, तो वो फिर मैगी की तरह भूल भी जाते हैं हम उपन्यासों को, वो कालजयी नहीं होते। नीलिमा, मैगी मैगी रहती है, उसका स्वाद बहुत देर तक नहीं रहता और अंत में खाते खाते तो मैगी बेस्वाद लगने लग जाती है। अब हम बात करें जोनर की कि हम कैसे जोनर तय करते हैं या आप किस जोनर में लिखना पसंद करते हैं। जोनर बहुत स्थूल चीज है, फिर भी हम अपने तो तय करते ही हैं कि मैं एक पॉलिटिकल उपन्यास लिखूंगी, हिस्टोरिकल लिखूंगी, साइको एनालिटिकल लिखूंगी, मानवीय रिश्तों पर, सांप्रदायिकता पर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन, रूमानी उपन्यास जैसे। और यहाँ पर योगेश जी थे, वो कह रहे थे जनता की बात। तो बहुत सारे जोनर्स हैं जहाँ पे आप जनता की बात पे भी लिख सकते हैं और इस तरह की बहुत सारे जोनर हैं जिनमें आप लिखना चाहते हैं। और कई बार मिश्रित मामला होता है और हाइब्रिड भी। मसलन कृष्ण बलदेव वैद्य जब बदचलन बीवियों का द्वीप लिखते हैं तो वो क्लीशे तोड़ते हैं। वो कथा सरित सागर की कथाओं का और उन आयरनिकल कहानियों को हम को अलग तरीके से लिखते हैं। उसको हम पौराणिक नहीं कह सकते, वो एक बहुत ही अमूर्त उसमें जाकर और एक बहुत मनोवैज्ञानिक तरीके से बदचलन बीवियों का द्वीप लिखते हैं। हम तय नहीं करते जोनर। मुझे हमेशा ये लगता है कि जोनर हम तय नहीं करते, जोनर तय कथ्य करता है।
फिर भी मैं कभी एक जोनर की लेखिका होकर नहीं रहना चाहूंगी कि मैं केवल बायोग्राफिकल लिख रही हूँ या मैं हिस्टोरिकल लिख रही हूँ। और मुझे लगता है कि आज शायद हम में से कोई भी किसी एक जोनर का लेखक होना नहीं चाहेगा। फिर भी एक सहूलियत तो होती है कि आप जब जोनर तय करते हैं तो आउटलाइन भी बनाते हैं। लोग कहते हैं आउटलाइन किल्स द क्रिएटिविटी, बट आउटलाइन गिव्स यू अ स्केलेटन, और बिना स्केलेटन तो आप किसी भी चीज को नहीं खड़ा कर सकते। मनुष्य का शरीर भी नहीं खड़ा रह सकता है, फिर वो अमीबा होगा बिना स्केलेटन के। तो कि जिस दिशा में जाए उस दिशा में चल दे। लेकिन वो भी प्रयोगात्मक उपन्यास बिना स्केलेटन के भी होते हैं। तुलिका कह रही है इस तरह के लाइव आप कोरोना काल के बाद भी जारी रखिएगा, तो एक शर्त है, आप मुझे एक उपन्यास लिख के देंगी। मैं स्केलेटन बनाती हूँ हमेशा, जनरली बनाती हूँ, यूं नहीं कि एक रिम लिया और लिखने बैठ गए और उपन्यास बन गया। वैसा मुश्किल होता है। हालांकि एक बार मैंने ऐसा किया है, जब मैंने अपना उपन्यास शालभंजिका लिखा था तो मैंने सीधे ही लिखा था। लेकिन आप जब बड़ा उपन्यास लिखते हैं, किसी बड़े विषय को लेते हैं, तो उसके लिए टेंटेटिव टाइटल बनाते हैं, टेंटेटिव चैप्टर्स बनाते हैं, उससे आसान हो जाता है लिखना। बाद में चाहे तो हम उन आउटलाइंस को मर्ज कर सकते हैं। वर्ण संकर भी होती है, लेकिन कुछ उपन्यास जैसे अब मनोवैज्ञानिक है सिजोफ्रेनिया पर, जैसे स्वप्नपाश है, मल्लिका जीवनी परक है, तो उसको हम कहीं ना कहीं किसी श्रेणी में हम चीजों को श्रेणी में रखने के आदी हैं, क्योंकि हम एक बुक शेल्फ बनाते हैं। उसी तरह से हमारे अंतस में भी हम जब पढ़ना पसंद करते हैं तो उपन्यासों को एक श्रेणी देते हैं। हमारी मानवीय आदतें हैं। प्रेम शंकर शॉ जी कह रहे हैं कि मल्लिका पर मैंने एमए में लघु शोध प्रबंध किया है, आभार आपका। मैं ये कह रही थी कि जब हम स्केलेटन बनाते हैं तो उससे एक फायदा होता है, क्योंकि अब अगर नवेले यहाँ पर बैठे हैं जो नए नवेले लेखक हैं, उपन्यास लिखना चाहते हैं, तो मैं उनको कहूँ, मैं भी कभी नवेली थी, तो हर नवेले को वो हम संगीता जी बाद में बात करेंगे, उपन्यास नए लेखकों के भी छपते, क्योंकि कभी हम भी नवेले थे। तो जब मैं नवेली थी मुझे अपने शब्दों से बड़ा मोह रहता था और एडिटिंग करते समय मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। तो जब हम अगर आउटलाइन बना लेंगे तो एडिटिंग की इस तकलीफ से हम बच जाते हैं और अपने अध्याय तय कर लेते हैं, तो हम फालतू उबाऊ विवरणों से बच सकते हैं। शिगाफ उपन्यास में ऐसा ही हुआ था कि मुझे अपने हर लिखे शब्द से मोह हो गया था, और जहां तक मुझे लगता है कि जो भूकंप वाली त्रासदी का हिस्सा है थोड़ा एडिट हो जाता तो उपन्यास और कसावा हो सकता था। अब जब ऑब्जर्वेशन के चलते मोटिवेशन मन की परख नली में कुलबुलाने लगता है और आपने उसका जॉनर भी तय कर लिया है, आउटलाइन भी तय कर ली है, अब आपके सामने सवाल आता है पॉइंट ऑफ व्यू का। तो पॉइंट ऑफ व्यू को आप शाब्दिक अर्थों में लें। पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल जहां से आप अपने उपन्यास को एक शहर मान लें। एग्जैक्टली विनय जी कह रहे हैं आउटलाइंस आर पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी। और शिगाफ के शोध के बारे में हम बात करते हैं अंत में। तो मैं ये कह रही हूं कि जब हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं, कि हम प्रस्थान बिंदु जिसे कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू का यहाँ शाब्दिक अर्थ आप लें। मान लीजिए कि उपन्यास एक शहर है और आप गूगल मैप पे हैं और आप उसमें कहां से प्रवेश करना चाहेंगे, आपका परिवेश क्या होगा, नरेशन कौन करेगा, प्रोटोगोनिस्ट द फर्स्ट पर्सन कौन होगा, सेकंड पर्सन होगा, या सूत्रधार बनेंगे आप, या फिर ईश्वर की तरह ऑमनिसिएंट पर्सपेक्टिव रखेंगे, यानी कि आप कथा में किधर से प्रवेश करेंगे, उस उपन्यास शहर में किस जगह से प्रवेश करेंगे, उसको हम यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू करेंगे। और अक्सर ये होता है कि लेखक ऑमनिसिएंट पर्सपेक्टिव रखना चाहता है कि वो नायक नायिका की अंतरंगता के बीच भी वहां पर खड़ा हो। कहते ना जहां न पहुंचे रवि, तो यहाँ पे वो जब नायक नायिका के बीच में हवा गुजरने की भी जगह नहीं है, लेकिन लेखक वहां उपस्थित है। खैर, ये सारे सवाल आपको तय करने पड़ेंगे कि आप स्केलेटन कैसे बनाते हैं, आपका मोटिवेशन क्या है, आप अपना नरेशन फर्स्ट पर्सन में देंगे, सेकंड पर्सन में देंगे, सूत्रधार बन के देंगे, या ऑमनिसिएंट प्रेजेंस रहेगी आपकी।
तो जब ये बातें तय हो जाती हैं तो स्थान पात्र मन में स्वयं ही जन्म लेने लग जाते हैं। अब पात्र आ गए तो वो आपसे झगड़ेंगे और ये पात्र अपनी पूरी उदारता और शूद्रता के साथ आपके पीछे पड़ जाएंगे और अपनी क्षुद्रताओं के साथ अपने चरित्र का ताना बाना खोलते रहेंगे, अपनी उदारताओं से आपको प्रभावित करते रहेंगे, आपसे अपना रोल घटवाएंगे, आपसे अपना रोल बढ़वाएंगे, अपने कपड़ों की पसंद भी आप पर थोप देंगे और वो प्रेम में विचलन करेंगे। आप सोचोगे कि आप उनको इस तरफ ले जाएं, लेकिन वो मुड़कर दूसरी दिशा में जाएंगे और आपसे जद्दोजहद करेंगे, बहस करेंगे और आपकी नींदों को उड़ा लेंगे। तो जब पात्र आ जाते हैं, पर एक बात जरूर है, चिंता मत करें, पात्रों को पता है उनकी नियति आपसे कहीं ज्यादा, लेखक से कहीं ज्यादा पात्र जानते हैं कि वो कहां पहुंचेंगे। तो अगर वो आपसे झगड़ते हैं तो उनकी बात मान लीजिए। हम में से कौन नहीं जानता, शायद ज्यादातर जानते हैं, हो सकता है कुछ लोग नहीं जानते हो, कि जब आना कारेनिना लिख रहे थे टॉल्स्टॉय, तो उन्होंने क्या सोच के उपन्यास लिखा था और उपन्यास क्या बन गया। टॉल्स्टॉय लिखने बैठे थे रूस के तत्कालीन समाज की आन्ना को और उसके विचलन को उदाहरण बना के प्रस्तुत करने के लिए, कि देखिए अगर आप आना जैसे अपनी चारित्रिक दोष लाएंगे तो समाज में आपकी स्थिति क्या होगी और आपको आत्महत्या करनी पड़ सकती है। तो उस विक्टोरियन काल में आना को उन्होंने एक आधुनिक और विचलन वाली स्त्री की तरह प्रस्तुत किया, मगर आना ने क्या किया, आना उनके हाथ से निकल गई। आना इस तरह उनके हाथ से निकली कि उसके हर विचलन में पाठक उसके साथ खड़ा था, उसके मरने पे 100 मौत मरा था, और आना जैसी थी ना वैसी ही अमर हो गई। अपने एब्सोल्यूट लव की तलाश का जो रोग था ना, परम प्रेम की तलाश का जो रोग था ना, वो हम सब जनता को दे गई। आना मरी, लेकिन टॉल्स्टॉय का जो सोचा हुआ प्लॉट था उससे अपना विचलन किया, और खुशी खुशी, क्योंकि टॉल्स्टॉय बड़े लेखक थे, वो जानते थे कि अगर आना इस तरफ जा रहा है, आना का चरित्र गढ़ते गढ़ते दूसरी दिशा में जा रहा है, तो उन्होंने जाने दिया। तो एक अपने आप को स्वतंत्रता आपको उस आउटलाइन के भीतर भी देनी है। तो अब जब आप बैठेंगे ना लिखने, अपने अनुभव की एक छोटी सी सलाह मैं आपको देना चाहती हूँ। छोटी सी सलाह मैं आपको पढ़ा नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ एक छोटा सा अनुभव आपके साथ बांट रही हूँ कि कथा को कहे नहीं, जो कहानी है आपके उपन्यास की उसको कभी कहे नहीं, उसे दिखाएं। कथा कहना नहीं है, दिखाना है। विदेशी लेखक जो है इसको ग्राफिक राइटिंग कहते हैं। ग्राफिक डिटेल्स वर्ड से ये ग्राफिक राइटिंग आया है कि जो दिखाना है, जीना है, वो जीवंत हो जाए। आपने जैन ऑस्टेन, एमिली ब्रॉन्ते को पढ़ा होगा कि वो कैसे जीवन, पूरा का पूरा जीवन दिखा देते हैं। कि आप एमिली ब्रॉन्टे के साथ में आप खड़े होते हो उस नदी के किनारे, प्राइड एंड प्रेजुडिस में, अपने प्रेमी का इंतजार करते हुए उन खेतों में, उन पुराने कासल्स में। और क्योंकि मैं तो जैन ऑस्टेन के घर भी गई हूँ जब लंदन गई थी, तो मैं वहां वो महसूस कर सकी कि जैन ऑस्टेन ने कैसे इन चित्रों का चित्रण किया होगा। अपनी कथा को कहा नहीं, दिखाया है। और हमारे यहाँ दिखाने में रेणु की मास्टरी है। अज्ञेय तो है ही प्रकृति के कवि, तो ये उनका रूप शेखर एक जीवनी में आता है, नदी के द्वीप में भी आता है। और निर्मल वर्मा के यहाँ ये देखना थोड़ा वायवीय हो जाता है, थोड़ा अमूर्त हो जाता है और सपनीला सा। वेदिन उपन्यास अगर आप सबने किसी ने पढ़ा हो तो प्राग जो उनकी निगाह से हमने देखा है, ऑस्ट्रिया का जो प्राग है शहर, वो भूलता ही नहीं है। और मनोज श्याम जोशी जी कसब में क्या खूबसूरत वितान रचते हैं। बेबी और डीडी की जो लव स्टोरी है उसका बैकग्राउंड कितना अद्भुत है, वो सारा पहाड़ और ये सब। मृदुला गर्ग, राजी सेठ, चित्रा मुदगल जी आधुनिक समाज की गैदरिंग्स
और मृदुला गर्ग जो कठगुलाब में पूरा का पूरा जो विलो ट्री है, उसमें जो विलो ट्री आता है उसका, उस विलो से उनको स्नेह हो जाता है और कैसे उसको उसके पत्तों का रंग बदलते हुए वो देखती हैं, उस पूरे वितान को उन्होंने दिखाया है, लिखा नहीं है, दिखाया है। जैसे कि मैत्रेयी जी बुंदेलखंड और बैतवा के पाट की सैर कराती है और उस किनारे जो कहानी घटती है उसको हम देख रहे होते हैं। अब जब हम पात्रों के गढ़न की बात करें तो मुझे एक छोटी सी प्रणव कुमार स्वप्निल कह रहे हैं शिवानी पे बात करें, तो मुझे लगता है कि नहीं, शिवानी को जो मैं आगे बात करने वाली हूँ उसमें शिवानी पे एक दूसरी तरीके से बात करूंगी कि जब हम पात्र गढ़ते हैं तो हम क्लीशेड कैरेक्टर गिढ़ते हैं, तो उस क्लीशे कैरेक्टर्स को आज के जमाने में रचना पाप है, पाप है। नयापन चाहिए। आज हम घीसू माधव दोबारा नहीं रच सकते, न कसब के बेबी और डीडी दोबारा रच सकते हैं, न ही मैला आंचल की लक्ष्मी को हमें दोबारा रचना चाहिए। और एक क्रांतिकारी नायक की यूटोपिया से भी अब हमको बदलकर दूसरी तरह की क्रांति करते हुए लोग चाहिए, क्योंकि वो समय एक अलग तरह से बीत गया है। अब हमें नए पात्र चाहिए, वो जो क्लीशे से हम सब थक चुके हैं, क्योंकि हमें वही पात्र चकित करते हैं जो ढेर सारे विपरीत गुणों वाले हों। दुनियादारी से हम सब तंग आ चुके हैं, हमें कुछ अलग चाहिए। एक भयानक दिखने वाला चोर जो पेंटर है, या एक साधारण गृहिणी जो शतरंज ऐसा खेलती है कि विश्वनाथ आनंद भी फेल हो जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसे जैसे कि सबके कैरेक्टर है। मसलन चलिए कि हम एक लड़की को गढ़ते हैं, ठीक है, उदाहरण के लिए हम एक लड़की को गढ़ते हैं। माफ कीजिए, मैं क्लास नहीं ले रही, लेकिन क्लास लेने लगी हूँ थोड़ी थोड़ी, क्योंकि प्रिंसिपल माँ की बेटी हूँ, आदत जाते जाते जाएगी। और मुझे लगता है कि ये लाइव थोड़ी नवेलों के लिए भी है। तो जो मास्टर्स यहाँ पर बैठे हैं, जो ऑलरेडी उपन्यास लिखते हैं, अनग, लक्ष्मी और भी हमारी प्रज्ञा और ममता है, तो ये उनके लिए है जो नवेले हैं। तो हम एक पात्र गढ़ते हैं जैसे कि शगुफ्ता। शगुफ्ता को हम अलग कैसे करेंगे? एक जो क्लीशेड लड़की है कि बहुत खूबसूरत होगी शगुफ्ता, नहीं। शगुफ्ता यूं तो बैंक में कैशियर थी, 5 फुट 7 इंच लंबाई थी। जब वो खड़ी होती थी तो गेट पर बैठे हुए शंभू चपरासी को केवल उसका धड़ दिखता था। शगुफ्ता को हम सुंदर नहीं कह सकते, मगर जाने क्या बात थी कि उसे एक नजर देखता कोई तो उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर मुड़कर देखता था। मोहतरमा के 2 ब्रेकअप हो चुके थे। लड़कों से वो यूं खींची हुई थी कि कोई सहेली इश्क का नाम तो ले, वह बवाल कहकर वहां से उठ खड़ी होती थी। तो मुझे लगता है कि अब हमें शगुफ्ता या इस तरह के बहुत यूनिक कैरेक्टर्स गढ़ने होंगे। क्लीशेड कैरेक्टर्स गए कि बहुत भोली भाली सुंदर कन्या और या कोई ऐसा बहुत ही उदात्त नायक। अब हमें कुछ ऐसे नायकों को गढ़ना पड़ेगा जो अपने आप में विरोधाभास है। अब हमें ऐसे लोग आकर्षित करते हैं जो विपरीत गुण अपने में लिए बैठे हैं। अब मुझे लगता है कि भाषा पर बात की कहलवाए बिना आप मुझे छोड़ेंगे नहीं, तो हम भाषा पे बात करते हैं। शिवानी की बात जानना चाह रहे थे प्रणव, कर्ण, स्वप्निल। तो मुझे लगता है कि शिवानी उसी क्लीशे का शिकार हुई थी। उनकी हर नायिका पहाड़ी होती थी और बहुत ही अतीव सुंदरी होती थी और उसका प्रेम किसी बहुत अमीर आदमी से या नेता से होता था और अंत में वो मिलते थे। तो मुझे लगता था कि शिवानी उस क्लीशे का शिकार हुई थी और इसीलिए साहित्य और पॉपुलर राइटिंग के बीच के जो झगड़ा था वो उसमें फंस गई थी। हालांकि उन्होंने बहुत क्लासिक उपन्यास भी दिए, मगर प्रज्ञा पांडे कह रही है सीखना हर हाल में जरूरी है। मैं क्या सिखाऊंगी, लेकिन हाँ, हम सब अपने अपने अनुभव बांटेंगे तो हम शायद अपना लेखन इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि हम सब ने अलग अलग तरह के उपन्यास पढ़े हुए हैं और हम सब ने अलग अलग वातावरण देखा है और हम सब अलग अलग रचना प्रक्रिया से गुजरते हैं। तो जब हम इस तरह की बातें शेयर करते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं छोटी छोटी खिड़कियां जो बंद हैं वो खुलती हैं। धन्यवाद राकेश जी। और हाँ, अनक की नायिकाएं भी कभी कभी एक जैसी हो जाती है क्योंकि उनका अतीत कहीं गुम होता है, लेकिन मुझे अनक की भाषा और
जो वो दृश्य घड़ता है मुझे बहुत प्रिय है। और अब हम अनग की भाषा पे आई गए तो भाषा पे बात करते हैं। कुछ लोगों के लिए भाषा एक टूल भर होती है, केवल टूल कि भाषा को इस्तेमाल करना है और उपन्यास गढ़ना है। लेकिन कुछ लोगों के लिए भाषा ही उसका शिल्प होती है। जैसे मनोज श्याम जोशी जी की बात करें तो वो जो उनकी भाषा ही उनका शिल्प है और उनकी कहानियों का ईंट। और कृष्ण बलदेव वैद की बात करें तो उनकी भाषा, उनके वाक्य विन्यास, उनकी कहानियों के, उनके उपन्यासों के ईंट गारा है, वही शिल्प रचती है, कथ्य नहीं रचता वहां पे। तो किसी के लिए कथ्य भाषा चुनता है, कभी भाषा कथ्य चुनती है, और कोई कोई तो केवल भाषा के सहारे ही पूरा का पूरा किला बांध देता है। भाषा चुनने से पहले तय किया हुआ कुछ काम नहीं आता। ये हम सब महसूस कर सकते होंगे। मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं जो लिखते हैं कि भाषा पहले से नहीं चुन सकते, पात्र यहाँ पर भी मनमानी करते हैं, आके अपनी नई भाषा करते हैं। लेकिन एहतियात तो चाहिए ना कि भाषा पात्र, परिवेश और कथा के अनुकूल हो। और अगर प्रयोग कर रहे हैं ना तो फिर खुलकर भाषा से खेलिए और ऐसा खेलिए कि एक नया शिल्प रचिए। वैसे तो बहुत आसान नहीं है कभी भाषा से उस तरह से खेलना, लेकिन अगर आप खेलना चाहते हैं तो पुराने जितने शिल्प और जितने टूल हैं उनको तोड़िए, पुरानी दीवारें तोड़िए और नई तरह की भाषा गढ़िए। जैसे कि हम अंबर के लेखन में भी देखते हैं कि वो पुराना सब तोड़ के फिर वो तोड़फोड़ करनी पड़ेगी। आपको तोड़फोड़ जरूरी है करनी भाषा में भी, लेकिन भाषा बनी रहे। भाषा की वो, मैं शुद्धतावादी नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एक जो प्रवाह है भाषा का प्रदूषित ना हो, भाषा प्रदूषित ना हो। तो यहां पर भी भाषा के संदर्भ में भी मैं ये बोलूंगी कि क्लीशे से बचे। जैसे कि कई लोगों के उपन्यासों में या कहानियों में मैं पढ़ती हूँ, वही जहन में अतीत की फिल्म घूम गई, या फिर वही धानी चुनर और वही धड़कते दिल। तो मुझे या फिर निर्मल जी के वाक्यों की पुनर्रचना करते हुए लेखक। और जब भी मुझे ऐसी चीजें मिलती है, उसमें कितना भी बड़ा अच्छा शानदार कथ्य हो, मैं वो उस भाषा से ऊब कर उपन्यास को रख देती हूँ। जहां मैं देखती हूँ कि वही मृदुला गर्ग जी की भाषा अपनाई हुई है, या वही निर्मल जी को आप दोहरा रहे हैं, या प्रेमचंद को दोहरा रहे हैं, रेणु को दोहरा रहे हैं। जी नहीं, आप थोड़े दिन तक उन भाषा का सहारा ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि कहते थे ना कि मुकेश पहले सैगल की नकल करते थे, लेकिन उन्होंने अपना सिग्नेचर स्टाइल बना लिया था। तो भाषा को अपना सिग्नेचर स्टाइल बनाइए। कि हालांकि मेरे को ये भी क्लीशे लगता है कि भाषा आपको कोई कहीं पढ़े और आपको पहचान जाए ये तो मनीषा है, नहीं, वो भी गलत है। तो मुझे लगता है भाषा के साथ प्रयोग भी जरूरी है, लेकिन जो पुराने लेखकों की भाषा है उससे आप आगे आइए। बहुत निर्मल वर्मा जी की आपने कॉपी करके वही सब लिखे जा रहे हैं। नया 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 अंदाज चाहिए हमें। तो हालांकि वो साहस अभी हम सब में से बहुत कम लोग कर पाए हैं, और हम सब प्रयास में हैं कि पुराने टूल्स को तोड़कर नए टूल्स ईजाद करें। पौराणिक पात्रों में अगर आप प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोगात्मक उपन्यास लिख रहे हैं, तो पौराणिक पात्र उर्दू अंग्रेजी बोलते हुए अच्छे लग सकते हैं। जैसे कि अगर हम कृष्ण बलदेव वैद को देखें तो जब इस तरह के संदर्भ लेते हैं तो उनके पात्र नई तरह की भाषा बोलते हैं। लेकिन अगर गंभीरता से आप पौराणिक उपन्यास लिख रहे हैं तो ऐसे उपन्यास में अगर आपके नायक या नायिका उर्दू बोलने लगे तो वो दांत में कंकड़ जैसा लगता है। तो अब मुझे लगता है कि अब मैं सवालों पे भी बात करूंगी, लेकिन क्लास जो है कि वो हमारी चल रही है, तो क्लास खत्म हो उससे पहले मैं कुछ बातें और भी कहना चाहूंगी कि अगर आपको लिखते हुए किसी पात्र ने रुलाया है तो यकीन मानिए आपका जो पाठक है ना वो भी रोएगा। और जिन पात्रों को गढ़ते हुए आपकी 5 इंद्रियां कम पड़ जाएं तो पाठक को अपनी 6ठी इंद्री जगानी पड़ेगी, उसके लिए अतिरिक्त चेतना जगानी पड़ेगी। और कई बार पाठक आपको वो बात बता देंगे जो कि आपने उस पात्र को लिखते हुए कभी सोची भी नहीं थी। मल्लिका के बारे में बात करूं तो जो मल्लिका में अंतिम दृश्य है, भारतेंदु जी की मृत्यु हो चुकी है और मल्लिका क्योंकि उनकी पत्नी नहीं है और उनकी प्रेमिका है,
तो अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकती, दूर दूसरे घाट पर बैठी हैं और किंग कर्तव्य विमूढ़ बैठी हैं। तो उस जो दृश्य रचा था मैंने, उसको लिखते हुए नेचुरली मैं तो रो ही रही थी, मगर जब मुझे सबसे अच्छा लगा कि बहुत सारे पुरुषों ने फोन मुझे किया कि तुमने तो अंतिम दृश्य, संकोच करते पुरुष रोने से, पर बोले कि तुमने अंतिम दृश्य में रुला दिया। कोई कोई बड़े इगोइस्टिक बोले कि तुमने हमारी आंख साफ कर दी। मैंने कहा मतलब कहते आंसुओं से आंख साफ हो गई मल्लिका पढ़कर। और 4 में उपन्यास लिखने में हमेशा 4 आवर्स में बिलीव करती हूँ। 4 R: रिसर्च, रिवाइज, रीराइट, रीरीड। अगेन आपको मैं बोलूंगी, रिसर्च, रिवाइज, रीराइट, रीरीड। और ड्राफ्ट बनाने में कभी कोताही ना करें। केवल एक बार में लिखा हुआ उपन्यास कसा हुआ नहीं हो सकता। यकीन मानिए आपको 2-3 ड्राफ्ट लिखने पड़ेंगे। मैं 3 ड्राफ्ट तो लिखती हूँ। आप में से लोग हैं मेरे दोस्त अमृता, प्रीतम, ऋचा जी, अभी हम हिंदी उपन्यासों पे बात करें, कभी हम अन्य भाषाओं के उपन्यास पर बात करेंगे तो हम अमृता प्रीतम के लेखन पे भी बात करेंगे। नए उपन्यासकारों में मुझे प्रत्यक्षा की भाषा अच्छी लगती है और लक्ष्मी बहुत अलग तरह की भाषा लिखती है, उनकी भाषा भी मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उसमें राजस्थान अंचल आता है। और उषा प्रेमवदा जी मुझे बहुत प्रिय है, प्रेम कुमार शॉ जी, उनकी जो उपन्यास है रुकोगी नहीं राधिका, वो मुझे बहुत पसंद है। और उषा प्रेमवदा जी अगेन अ मास्टर ऑफ हिंदी नॉवेल्स। प्रेम कुमार शॉ जी कह रहे जी मल्लिका ने रुलाया है। और नए उपन्यासकारों में अभी मुझे मनोज कुमार पांडे हैं। मुझे चंदन के उपन्यास पसंद आते हैं, उसकी भाषा और प्रयोग भी एक बिल्कुल अलग तरह से हमें मिलता है। अब हम लोग कुछ उपन्यासों पे बात करें जो क्लासिक्स हैं और हमारे सामने एक बहुत बड़े उदाहरण की तरह खड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी नदी के द्वीप। ये मेरा बहुत प्रिय उपन्यास है और ये देखिए, आपको उल्टा दिख रहा होगा, ये नदी के द्वीप है। मुझे क्योंकि उल्टा दिख रहा है, तो नदी के द्वीप मेरे हिसाब से एक आदर्श उपन्यास है, एक संपूर्ण कंप्लीट, जिसको उपन्यास हम कहते हैं, जिसमें भाषा, पात्र, उनका द्वंद्व, उनके विरोधाभास, उनका जीवन, उनका प्रेम और ये समाज, सब कुछ इसमें आता है। फिर भी मैं ये कहूंगी कि ये उपन्यास एक पात्र प्रधान उपन्यास है। पात्र प्रधान। तुलिका कह रही क्या तैयारी है? उपन्यास पाठक की तैयारी है और ये पाठक बहुत पुराना है, बहुत विकट पाठक है। और नदी के द्वीप को हम पात्र प्रधान उपन्यास कहेंगे क्योंकि इसमें बाकी चीजें उन पात्रों के पीछे छिप जाती हैं और पात्र भी ऐसे कि जिनके प्रेम की उदात्तता है तो बहुत ऊंची है, शूद्रता है तो फिर उसका भी एक ऊंचाई है। जैसे कि हम रेखा को लें, रेखा नदी के द्वीप की सबसे अधिक परिपक्व और प्रधान पात्र मुझे लगती है। वो अपनी भावनाओं के प्रति सबसे ज्यादा ईमानदार है और अपने लिए सबसे ज्यादा निर्मम। उसके अंदर स्व को लेकर, स्व को सहलाने को लेकर कुछ भी नहीं है। और एक दूसरी तरह की ईमानदारी चंद्र माधव में है, लेकिन वो छीन कर प्यार पाना चाहता है, लेकिन उस प्यार का कोई मूल्य या प्रतिदान नहीं देना चाहता। रेखा की ट्रेजेडी उसके इसी समर्पण की ट्रेजेडी है और उसके अधूरेपन की ट्रेजेडी है। जितना उसका प्रेम पूरा है उतना ही वो किसी एक अधूरे के प्रति समर्पित है। और इस उपन्यास के जो पात्र हैं अपनी विडंबना और विरोधाभासों के शिकार हैं। जैसे कि एक फ्रेज है, फॉर द फॉल्ट्स ऑफ देयर वर्च्यूज, जो उनके गुण हैं वही उनकी कमी है, जो ये गुण है वही उनकी कमी है। और इसी विरोधाभास, इसी टेक्निक के चलते जो दोनों इसके स्त्री पात्र है ना, गौरा और रेखा, दोनों पुरुष पात्र भुवन और चंद्र माधव के काउंटर पार्ट्स हैं और वो काउंटर पोज खड़े होते हैं, बिल्कुल उनके विपरीत।
ये बात बहुत अजीब है कि आगे पे इस किताब को लेकर आरोप लगे थे कि इसमें दो स्त्रियां एक ही पुरुष को प्रेम करती हैं और ईर्ष्या नदारद है। शैलेंद्र जी कह रहे प्रभा खेतान जी वाला सेशन याद आ रहा है। निपुणिका की तुम आई नहीं थी लक्ष्मी शर्मा, ऐतिहासिक उपन्यासों में बात हो चुकी है, निपुणिका पर लंबी बात हो चुकी है। यहाँ पे हम अज्ञे जी की बात कर रहे थे कि नदी के द्वीप पर जो दोनों पात्र हैं, स्त्री पात्र एक ही पुरुष से प्रेम करते हैं और ईर्ष्या नदारद है, इसको लेकर अज्ञे की आलोचना हुई थी। तो ये अपना अपना अनुभव है, हो सकता है कि कोई ईर्ष्या ही ना हो और हो सकता है कि ईर्ष्या हो मगर उसको अवचेतन में कहीं कैद करके रखा हो। अब हम आते हैं कसब पर। कसब मेरे पास था लेकिन अभी मैंने यहाँ नहीं रखा है, कसब भी मेरे पास है। तो कसब पे बात करें तो कि जिस तरह से आज का जो हमारा संसार है, कसब हमें किस लिए आदर्श उपन्यास लगता है कि जब हम आज का सीरीज देखते हैं ना, कोई जैसे हमने कोई भी सीरीज देखी और उसका पहला ही सीन हमें या पहला ही दृश्य या पहला ही एपिसोड हमें बांध नहीं पाता तो हम आगे नहीं देखते। इसी तरह कसब पहले दृश्य से, पहले वाक्य से बांधने वाला उपन्यास है। यह उपन्यास एक सीख है कि कैसे प्रथम दृश्य से ही पाठक को एंगेज कर ले। इसकी बानगी देखिए, मैं इसका थोड़ा सा अंश पढ़ के सुनाती हूं। यह कहानी भी हिल स्टेशन नैनीताल से शुरू होती है। नायक नायिका डाक बंगले में तो नहीं है मगर बंगले में जरूर है। बंगला न तो नायक का है न नायिका का, एक खाली बिकाऊ बंगला है जो इन दिनों नायिका के मौसा ने, जो नायक के बहुत दूर दराज के चाचा भी हैं, अपनी बेटी के विवाह के निमित्त 4 दिनों को ले रखा है। नगरवासी इसे वर्तमान मालकिन के रूप स्वभाव को लक्ष्य कर भिसुणी रानी की कोठी कहते हैं, यानी कि फूहड़ रानी की कोठी। लेकिन अगर आप नायक की तरह बंगले और फूटने वाली पगडंडी की शुरुआत पर पांगर के पेड़ के तले स्थापित पत्थर की काई हटाएं तो इस बंगले का असली नाम पढ़ सकेंगे। उसका असली नाम है रांदेवू, यानी संकेत स्थल। तो इस तरह से जो शुरुआत में ही जिस तरह से ये उपन्यास बांध लेता है, शुरुआत में ही जैसे बेबी और डीडी की मुलाकात है कि जो डीडी है कमोड पे बैठा हुआ है, वो भी पुराने स्टाइल के, और पहली बार उसकी मुलाकात किसी हसीन वादियों में नहीं होती है, बेबी से बहुत ही अजीब सी परिस्थितियों में होती है जहां उसके पजामे में एक गुड़गांठ लग गई और उसको खोलने के प्रयास में है और बाहर से बेबी खटखटा रही है। तो बहुत नयापन है कसब में और इसी नएपन ने उसको कालजयी बनाया था। ऋचा शुक्ला कह रही है कि कुछ हद तक क्या लेखक अपना जीवन भी उपन्यास में झलकाते हैं? नहीं, विचार झलक सकते हैं, जीवन के अनुभव झलक सकते हैं, लेकिन समूचा उपन्यास अपने जीवन पे लिखोगे तो वो आत्मकथा हो जाएगी। तो मुझे नहीं लगता लेखक केवल अपने जीवन से ही लेता है, बहुत सारे ऑब्जर्वेशन इज द इम्पॉर्टेंट टूल, जहां वो बाहर से भी लेता है, अपने अंदर से भी लेता है, और उसका अवचेतन भी बहुत सारी चीजें उसको गिफ्ट करता रहता है जो हमारी कोशिका की याददाश्त में है उपलब्ध, वो भी उपन्यास में आता है, जो हमारे पूर्वजों ने जिया है। कई बार आप चौंक जाते हो कि ये मैंने इस उपन्यास में कैसे लिख दिया, ये तो मैंने कभी जिया नहीं है। तो वो आपके जीनोटाइप में है, आपकी हर सेल की माइटोकॉन्ड्रिया की मेमोरी में है कि वो आप कुछ अनजानी अननेचुरल चीजें आप इस तरह से लिख देते हैं। जिलेम्बू मारगाट रिजवी राज जी लिख रहे हैं गुड़गांठ। राकेश जी कह रहे हैं असल अनुभव प्लस कथा प्लस कल्पना का योग। बिल्कुल, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि जब भी हम कुछ अनोखा महसूस करते हैं और उसमें गल्प मिलाते हैं तो और उसको मिला के हिलाते हैं और उपन्यास बनता है। तो हम इस कसब उपन्यास की बात कर रहे थे कि नायक नायिका में से कोई भी किसी के पिछले प्रेम से आहत नहीं है, लेकिन आगे आहत होंगे, और अब ऐसी आशा की जा सकती है क्योंकि एक उम्र होती है आहत होने की और वो इस उम्र में पहुंच चुके हैं। ये उपन्यास अपनी भाषा, दृश्यात्मकता, अनूठे चरित्रों और कहानी में
पल पल बदलते मौसमों के लिए जाना जाएगा। और जब कहानी में जल्दी जल्दी चीजें बदलती हैं ना, तो वो कहानी आपको ज्यादा बांधती है। मुझे याद है कि हम नीलेश मिश्रा जी के साथ में काम करती हूँ या ऑडियो स्टोरीज में लिखती हूँ स्टोरी टेल के लिए, तो वहां सबसे पहले हमें एक ही बात की ही जाती है, भाई कहानी जल्दी जल्दी बदले। हालांकि उपन्यास थोड़ा ठहराव मांगता है, लेकिन बहुत ज्यादा विवरण उबाऊ बना देते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा विवरणों के उदाहरण देखें तो टॉल्स्टॉय ने पूरी की पूरी हमें कृषि विज्ञान सिखा दी है आना कारेनिना के बहाने। और नेम ऑफ द रोज हम जब पढ़ते हैं तो उसमें हम पूरा का पूरा ईसाइयत या पूरा का पूरा क्रिश्चियनिटी का इतिहास, उनके खूनी संघर्षों के बारे में जानते हैं। तो कई बार विवरण भी अच्छे होते हैं उनमें, अगर बहुत यूनिक मौलिक चीजें हो तो। मैला आंचल हम सब पढ़ चुके हैं, तो आज इस पे जिक्र करते हैं। आंचलिकता के संदर्भ में मैं तो इसको माइलस्टोन उपन्यास मानती हूँ। नेपाल की सीमा से लगे हुए उत्तरी पूर्वी बिहार के एक पिछड़े इलाके की पृष्ठभूमि है, जिसमें रेणु खुद वहां रहे हैं और उस जगह का जीवंत मुखर चित्रण किया है। मैं जो साध्वी जो बनती है लक्ष्मी और कमली, दोनों को नहीं भूल पाती हूँ। मुझे वो दोनों चरित्र बहुत उस ग्रामीण परिवेश में भी बहुत स्ट्रॉन्ग चरित्र लगते हैं मुझे। मतलब वो हिंदी साहित्य के अमर चरित्रों में से एक लगते हैं, लक्ष्मी और कमली दोनों। हम सब जानते हैं कि मैला आंचल में एक युवा डॉक्टर है जो अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद पिछड़े गांव में जाता है और वहां ग्रामीण जीवन के पिछड़ेपन, अभाव, अज्ञान, अंधविश्वास और शोषण के चक्र में फंसी हुई जनता और उसकी पीड़ाओं के संघर्ष को देखता है। और रेणु इसकी भूमिका में एक बात लिखते हैं कि इस उपन्यास में फूल भी हैं, शूल भी हैं, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है, और मैं किसी के दामन से बचाकर खुद को नहीं निकाल पाया। यही बात है एग्जैक्टली एक उपन्यासकार जब किसी उपन्यास शहर से गुजरता है तो उस शहर के कुछ अंधेरे कोने भी हैं जहां कुछ बिसूरती स्त्रियां अपनी देह भी बेच रही है, कुछ ऐसे उजले कोने भी हैं जहां लोग बहुत अच्छी जिंदगी बिता रहे हैं, कुछ ऐसे इलाके हैं जो स्लम एरिया। तो उपन्यास के अंदर ही बहुत सारे गली मोहल्ले होते हैं। तो रेणु जब ये कहते हैं कि इतने सारी सुंदरता और कुरूपता से किसी से मैं बचकर नहीं निकल पाया, तो मुझे बात बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ मुझे कृष्ण बलदेव वैद्य जी की एक बात याद आती है जब वो यथार्थ और यथार्थवाद पे बात करते हैं। कृष्ण बलदेव वैद्य कहते हैं कि यथार्थ वो है कि कीचड़ में आप अपने पांचे बिना ऊपर उठाए गुजर जाओ। यथार्थ उपन्यास में यथार्थ लाना वो है जब आप कीचड़ से अपने पांचे उठाए बिना गुजर जाओ, और यथार्थवाद वो है कि कीचड़ से गुजरो और अपने पांव के पांचे ऊपर कर लो। तो ये बात मुझे उनकी बहुत जमती है, मुझे बहुत जमती है। मुझे लगता है कि यथार्थवाद से ज्यादा हमें यथार्थ के पीछे भागना चाहिए। मैं मृदुला जी के कठगुलाब पे बात किए बिना अपनी बात नहीं खत्म कर सकती, क्योंकि सिस्टरहुड को, स्त्री विमर्श को व्याख्यायित करता हुआ ये उपन्यास मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगता है। ये नायिका स्मिता के भीषण जीवन संघर्षों, प्रेम, दैहिक शोषण, दमन की कथा है कि कैसे एक स्त्री के साथ आती है। और इस सशक्त उपन्यास में कठगुलाब एक प्रतीकात्मक अर्थ लेके आता है, नारी की जिजीविषा। और इस कृति में मृदुला जी रेखांकित करती हैं कठगुलाब को, कि कठगुलाब वैसे तो बहुत मुश्किल से खिलता है, गुलाब की तरह आसानी से नहीं खिलता, लेकिन जब उसे थोड़ी सी नमी मिल जाए तो वो कभी नहीं मुरझाता, कभी नहीं मुरझाता। तो क्या स्त्री जीवन भी ऐसा ही है? ऐसा ही स्मिता का जीवन है। उसमें वो जीवन भर संघर्ष करके एक उस छोटी सी नमी के लिए इंतजार करती है, खिलने के लिए। लास्ट में चेरी ऑन द केक, मुझे चांद चाहिए। मैंने इसको अभी अभी दोबारा पढ़ा थोड़े से दिन पहले। उनके एक और उपन्यास है काटना शमी के वृक्ष को, पद्म पंखुरी की धार से वो कालिदास के जीवन पे
जी वापस आ गया, सॉरी नेटवर्क चला गया था, मैं वापस आ गई हूँ। तो हम मुझे चांद चाहिए पे बात कर रहे हैं। मैंने इसे दोबारा पढ़ा था और मैं बात कर रही थी काटना शमी के वृक्ष को पद्म पंखुरी की धार से। तो जो ये उपन्यास था वो कालिदास के जीवन पर था, इस पे हमने पिछले सेशन में नमस्कार, सॉरी वो बार बार कनेक्शन जा रहा है। हेलो, क्या मैं दिखाई दे रही हूँ, सुनाई दे रहा है आप सबको? तो हम बात कर रहे थे मुझे चांद चाहिए क्या, वर्षा वशिष्ठ पर, जिसके जीवन में अगर प्रोफेसर मिस दिव्या कात्याल नहीं आती तो घुट जाती या आत्महत्या कर लेती या शादी करके 2-4 बच्चों की मां बन जाती। मगर एनुअल डे पर एक नाटक में नायिका की भूमिका मात्र कर देने से मिस कात्याल उसके जीवन में बहुत कुछ बदल देती हैं और उसके अंदर ऐसी जिजीविषा और विद्रोह भर देती हैं कि वो बड़े होकर एक प्रसिद्ध अभिनेत्री बनती है। कहने को ये छोटी सी कहानी है, मगर मोटे कलेवर के उपन्यास में ये अत्यंत रोचक गाथा का रूप ले लेती है। और भाषा के प्रयोग में तो मुझे लगता है कि सुरेंद्र वर्मा जी का कोई सानी नहीं है। और मुझे लगता है आज हमने बहुत सारे उपन्यासों पे बात की और मुझे लगता है उपन्यासों पे आज हमने जितनी बात की उतनी काफी है और आगे फिर कभी उपन्यास पे चर्चा करेंगे। हाँ, अनग काटना शमी के वृक्ष को पहले उन्होंने एक नाटक की तरह लिखा था और उसके बाद उन्होंने उसको पूरा उपन्यास का दर्जा दिया। और अब अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो अब बीच बीच में पूछ रहे थे। अब मैं आपके सवालों का जवाब दे सकती हूँ। अब हमारे पास 2-3 मिनट और हैं। हमने अच्छी चर्चा की, लंबी चर्चा हुई, बीच बीच में नेटवर्क गया लेकिन फिर भी। जी राकेश जी, बीच में ट्रांसमिशन, क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क थोड़ा खराब चल रहा था तो उसमें ट्रांसमिशन थोड़ा सा खराब हुआ था, लेकिन फिर आ गया है। और वैसे भी हमारी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। अगर आप लोग इजाजत दें तो इसे खत्म करें, और कुछ पूछना चाहते हैं तो बताइए। धन्यवाद। शिगाफ का शोध, हाँ शैलेंद्र जी, शिगाफ का शोध पूरा का पूरा कश्मीर पे था, तो काफी पुराने मुझे आर्काइव्स पढ़ने पड़े, क्योंकि मैंने शिगाफ लिखा था 2008 में और कश्मीर समस्या तो बहुत पुरानी है, तो उस पर मैंने बहुत आर्काइव्स पढ़े, बहुत सारे अखबारों की कटिंग पढ़ी, बहुत सारे लोगों से बातचीत की। उसमें जो एक पात्र है अश्वत्थ मेरे सच में दोस्त हैं और उनसे मुझे बहुत सहायता मिली, क्योंकि वो भी कभी श्रीनगर में रहा करते थे और उनको छोड़ के जाना पड़ा। तो अश्वत्थ ने मुझे कश्मीरी भाषा का भी ज्ञान कराया। तो अनामिका पूछ रही, हम नए हैं लेखन में, कुछ सलाह। मुझे लगता है कि हमारा इंस्टिंक्ट जो है उसको सुनना चाहिए। हमें लेखन में बिल्कुल विशुद्ध अपनी भाषा लिखनी चाहिए, जिस भाषा में वो कहानी निकलती है। पंचकन्या की प्रेरणा, मैंने एक लेख था संगीता सेठी, एक बहुत बड़े आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज के हमारे बहुत बड़े एक ऑफिसर हुए थे, उन्होंने लेख लिखा था पंचकन्या पर अंग्रेजी में, तो उसका अनुवाद मैंने हिंदी में किया था। तो मुझे उस पंचकन्याओं का जो कन्या कहलाना, इसके पीछे मुझे लगा कि ये हमारे भारतीय
फेमिनिज्म के लिए बिल्कुल मुफीद चीज है कि पंचकन्याएं कौन सी कन्याएं थी? पंचकन्याएं कौन था? तारा, द्रौपदी, अहिल्या, मंदोदरी, कुंती। ऐसी स्त्रियां जिनके एक से अधिक पुरुषों से संबंध रहे या शादियां हुई, उन स्त्रियों को कन्या कैसे कहा जा सकता है? तो इसके पीछे जो हमारा देशी स्त्री विमर्श है, हमारे पुराणों में स्त्री विमर्श है कि ऐसी स्त्रियां जिनके संबंध बहुत पुरुषों से रहे, लेकिन उन्होंने अपने आप को एक अलग इकाई, एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाकर रखा, इसलिए वो कन्याएं हैं और उनके स्मरण मात्र से पाप धुल जाते हैं। तो इस दोहे ने, जो इनका श्लोक है, उसने मुझे बहुत हॉन्ट किया और मैंने फिर उन 5 स्त्रियों के बरक्स, मॉडर्न 5 स्त्रियां बनाई और उन पर उपन्यास लिखा और पैरेलल, जैसे अहिल्या पे लिखा है तो साथ में एक मॉडर्न पात्र पे भी। तो इस तरह से। हाँ, शैलेंद्र जी कह रहे हैं समर्पण में अश्वत्थ भी है और एक गंगा भी है, जो मेरी हिमाचल में जो मुझे फेलोशिप मिली थी उसमें, वहां पे वो मेरे कपड़े धोने आती थी, लेकिन गंगा और मैं बहुत अच्छे मित्र बन गए थे, वो भी समर्पण में है। मुझे चांद चाहिए से पहले मैंने कठगुलाब पे बात की थी और मैं उनका, अच्छा, सुरेंद्र वर्मा जी का काटना शमी के वृक्ष को पद्म पंखुरी की धार से। मुझे लगता है अब मुझे इजाजत दे, एक अच्छी वार्ता रही, आप लोग भी बहुत सारे काम होंगे। धन्यवाद।